गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अकाउंटेंसी के। तो बेसिकली दिक्कत हमें क्या आती है कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो हमें पता नहीं चलते कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे, जिसमें हमें बहुत बार क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली सारे के सारे आपके चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर आपने पहले एक बार भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो, चैनल को खोलकर आप अच्छे से चेक भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एंड अप विद डैश अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो, अकाउंटिंग स्टार्ट कब होती है? जब हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देखो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग कब स्टार्ट होगी? जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड खत्म कब होगी? जब जो हमारा रिजल्ट निकला उन ट्रांजैक्शंस से जब लोगों को, उनके एंड यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे ना, तब हमारी अकाउंटिंग क्या होती है, एंड होती है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट विद आइडेंटिफाई। पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसके एंड यूजर्स के पास। और एंड यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? ऑनर हो गया, मैनेजमेंट होगी। एक्सटर्नल कौन हो गए? इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, पब्लिक हो गया। वो सारे क्या हो गए? एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? आइडेंटिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग। चलो, तो विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग? देखो, इनमें से कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है? देखो, इंटरनल यूजर कौन होते हैं अकाउंटिंग के? जो बिजनेस के अंदर रहते ही जिनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए होती है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरीके की है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। ठीक है ना? देखो, ऑनर इज अ इंटरनल यूजर। इंप्लॉइज वो भी क्या है? इंटरनल यूजर। देखो, कुछ बुक्स में ऐसा है कि इंप्लॉइज इंटरनल यूजर नहीं है, कुछ में क्या है, इंटरनल यूजर है। लेकिन हम बेसिकली क्या मानते हैं? इंप्लॉइज आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट भी क्या है? वो भी यूज करेगी अकाउंटिंग को, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो दे आर एक्सटर्नल यूजर, क्योंकि इन्होंने ये अभी ऑनर बने नहीं है, इन्होंने अभी इन्वेस्ट करना है। तो आंसर विल बी डी, पोटेंशियल इन्वेस्टर। चलो, dash function is routine and clerical in nature and increasingly done by computer nowadays। देखो, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? क्या अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी, या बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं? तो आंसर इज बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग जो है वो स्टार्ट किससे होती है? जब हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना? तो जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होती है, उन सबको रिकॉर्ड करने का काम किसके अंदर करते हैं? बुक कीपिंग के अंदर करते हैं। लेकिन उससे अकाउंट को तैयार करना, जर्नल लेजर तैयार करना, दैट इज अ अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो बुक कीपिंग सिंपल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं। पहले इसको एक मैनुअल फॉर्म में किया जाता था, आजकल बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे हम बुक कीपिंग कर सकते हैं। जस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम बुक कीपिंग बोलते हैं, लेकिन उसके बाद के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और जो सारा काम होता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो आंसर इज बुक कीपिंग ए, सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज मेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग? देखो, कौन सी अकाउंटिंग की मेन ब्रांच नहीं है? कॉस्ट अकाउंटिंग यस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज नॉट अ मेन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो आंसर इज डी। चलो, नेक्स्ट क्या हमारे पास? प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज कॉल्ड। देखो, मशीनरी बेचकर जो आपको प्रॉफिट हुआ ना, गेन हुआ, लेट से मशीनरी 1 लाख की थी और आपने उसको 1,50,000 के अंदर बेच दिया, तो 50,000 का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो देखो, इसको बोलते क्या है? देखो, क्या इसको प्रॉफिट बोलते हैं या इसको गेन बोलते हैं, दोनों बोलते हैं? तो हमें ना इस टर्म के अंदर बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, प्रॉफिट हमेशा किस चीज को बोलते हैं? जिस चीज का आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे होते हो, उसको बेचकर अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या होता है? जब आपके पास कोई एसेट्स पड़ी हैं, आप उसको बेचकर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कमा लेते हो, लेकिन वो आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है, उसका आप रेगुलर बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आता है दैट इज कॉल्ड गेन।
तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट क्या होता है, जो आप रेगुलर बिजनेस जिसका कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को बेचकर जो आप पैसा अर्न कर रहे हो ना एक्स्ट्रा, दैट इज द प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या है, जब आप अपनी एसेट्स को या कोई भी ऐसी चीज जिसका आप रेगुलर यूज नहीं कर रहे, रेगुलर बिजनेस नहीं है वो आपका, दैट इज द गेन। चलो, तो मैच द फॉलोइंग, इनको हमने मैच करना है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं, वो खर्चे जिससे बिजनेस की या तो एसेट्स क्रिएट की जाती हैं या लायबिलिटी रिड्यूस की जाती हैं। और ये हर रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं, बहुत बड़े खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिससे कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, सैलरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं। एडवर्टाइजमेंट? नहीं। सेल ऑफ मशीनरी? नहीं। बिल्डिंग? तो अगर बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज करी है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट विल क्रिएट एसेट्स फॉर द बिजनेस। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, ये वो खर्चे होते हैं जो डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं ताकि बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहे। तो सैलरी इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, ये वो खर्चे होते हैं जिनकी नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के बाद भी मिलता है। इसकी एग्जांपल क्या है, एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट हमारा नॉर्मल खर्च है, लेकिन अगर हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी तो उसका बेनिफिट तो हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल से ज्यादा भी मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो खर्चे जो नॉर्मल हम बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए करते हैं और उसका हमें बेनिफिट सिर्फ साल तक ही मिलता है, 1 साल तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े खर्चे जिनका बेनिफिट हमें साल से ज्यादा, 2, 3, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मिलता रहेगा। और व्हाट इज द कैपिटल रिसिप्ट? देखो, मशीनरी को आपने बेच दिया, उसको बेचकर आपको जो भी पैसा आया ना, दैट इज द योर कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि हर रोज नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता है। और इसी के साथ एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, जो आपको नॉर्मल अपने बिजनेस से पैसा अर्न होता है, लाइक आपने सेल ऑफ गुड्स की, तो दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट, जो आपको नॉर्मल बिजनेस के अंदर मिलती है, जिसका आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो। लेकिन कोई आप अगर एसेट बेचते हो, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। देखो, गुडविल क्या है, देखो गुडविल इज अवर इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इट इज अवर एसेट। चलो, अब हमारे पास बात क्या आती है कि द प्रोफार्मा एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट so that company shows all the relevant information while preparing the financial statement. This is done to ensure that dash is followed. देखो, एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कंपनीज एक्ट ने डिजाइन किया, उस हिसाब से हमें अपनी सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये किस प्रिंसिपल की वजह से करना पड़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि हमें एक एक चीज के बारे में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है उसके यूजर्स को। देखो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि जिस दिन आपके एक्सपेंस या इनकम आप अर्न कर लेते हो उसी दिन रिकॉर्ड करो, कैश से हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन एक्सपेंस या इनकम एक्चुअल के अंदर होती है उसी दिन उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ड्यूल एस्पेक्ट क्या बोलता था, हर एंट्री के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, एक डेबिट एक क्रेडिट। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलती है कि उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो जिसकी बिजनेस के लिए कुछ मटेरियल वैल्यू है, जो बिजनेस के ऊपर एक्चुअल में इफेक्ट डालते हैं। जो चीजें बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स यूज्ड इन नॉट रेलिवेंट। बड़ी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो छोटे छोटे हम स्मॉल टूल यूज कर रहे हैं ना, वो इतने फायदेमंद नहीं है। वेयर एज इट इज वेरी रेलिवेंट फॉर स्मॉल रोड साइड वर्कशॉप। यस, तो दिस फैसिलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय विच प्रिंसिपल। देखो, ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। वो क्या बोलता है कि उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो जो आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, जो आपके लिए रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्मॉल टूल्स आर नॉट रेलिवेंट, लेकिन रोड साइड के लिए क्या है, रेलिवेंट है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी को डिस्क्लोज करता है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। देखो, कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं या इसको प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, कि अगर आपको किसी भी एक्सपेंस की पहले से जानकारी मिल जाती है या आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा लग जाता है कि एक्सपेंस होने वाला है, तो आप उसको साथ के साथ क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। फुल डिस्क्लोजर हमने देख लिया। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने एक्सपेंसेस लगाए हैं ना, उन्हीं को हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ भी नहीं करेंगे। चलो, एज पर प्रिंसिपल ऑफ डैश क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लो। देखो, किस प्रिंसिपल की वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ फुल प्रूडेंस। इसी द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है,
कि अगर आपको लॉस लगता है कि फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, तो आप उस लॉस को पहले ही रिकॉर्ड कर लो। इसी वजह से आपका जो स्टॉक बचता है ना, आप हमेशा रिकॉर्ड करते हो विच एवर इज लोअर वैल्यू, कि भाई जिस जो कम वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करो, क्योंकि नुकसान हुआ, प्रॉफिट होगा वो बात की बात देखी जाएगी, लेकिन नुकसान को पहले ही रिकॉर्ड कर ले। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके साथ डील करता है? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो देखो एक फुल फॉर्म भी होती है इसके अंदर, गैप जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल्स के लिए होती है। एक होते हैं आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और एक होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी कि देखो 26 किससे डील करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। चलो, which written document is prepared by seller for goods sold against cash, which act as an evidence for both the seller and the purchase of the goods। देखो, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट सेलर के द्वारा बनाया जाता है। जब हम सामान खरीदने जाते हैं ना, तो वो हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है। अगर हम उस सामान को कैश में परचेज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैश मेमो। और एक होता है इनवॉइस। देखो, इनवॉइस कब प्रिपेयर किया जाता है? जब ये सामान उधार पर खरीदा जाए, मतलब जब हम मार्केट में गए, सामान परचेज किया और उसको उधार पर खरीदा, तो उसमें वो क्या बनाएगा? कैश मेमो बनाएगा? नहीं, जो दुकानदार होगा वो प्रिपेयर करेगा क्रेडिट के ऊपर लिए इनवॉइस बिल प्रिपेयर करेगा वो। और वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्स है। जब आपको अकाउंटिंग करनी है ना, तो जो भी आपके पास ये इनवॉइसेस होते हैं, कैश मेमो होते हैं, इन सब से आप वाउचर्स डालते हो, वाउचर बनाते हो, जिससे आप अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को फर्दर रिकॉर्ड करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो। चलो, which source document is sent to inform about the credit made in an account of buyer along with the reason mentioned in it। देखो, क्या होता है, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट भेजा जाता है ये बताने के लिए बायर को कि आपको क्रेडिट कर दिया गया है। देखो, दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट। अब ना हमारे पास दो नोट होते हैं, इसको थोड़ा सा जरूर समझना है हमें। एक होता है डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। देखो, जब भी सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न होती है, तब ना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं। देखो, डेबिट नोट क्या होता है? जब भी बिजनेस की परचेज रिटर्न होती है ना, क्या होती है? परचेज रिटर्न। तो मान लो आपने कोई सामान खरीदा था और आप अब उस सामान को क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। तब आप एक डेबिट नोट प्रिपेयर करोगे, और जिससे आपने सामान खरीदा था, जो आपका क्रेडिटर था, अब आपकी लाइफ देखो, सामान वापस किया जा रहा है, तो लायबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पैसा मतलब किसी को देना था। मान लो आपने एबीसीडी कोई व्यक्ति था, कोई एबीसी कोई कंपनी थी, आपने उससे कुछ सामान परचेज किया था। अब आपको वो सामान अच्छा नहीं लगा, आप उसको वापस करना चाहते हो। तो जब आपने उस सामान को परचेज किया होगा, तो आपके लिए वो क्या बन गया होगा? क्रेडिटर बन गया होगा ना। और क्रेडिटर जब बढ़ता है तो क्या होती है? लायबिलिटी। तो इट इज अवर क्रेडिट हो गया होगा। लेकिन जब आप सामान को वापस कर रहे हो, तो इससे आपका क्रेडिटर क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि आप एक डेबिट नोट बनाओगे परचेज रिटर्न के लिए, कि भाई हमने क्रेडिटर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया है, ताकि फर्दर हम दोबारा से सामान परचेज कर सके और उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्रेडिट नोट इसके लिए क्या बनाया जाता है? डेबिट नोट बनाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको अब दूसरी एबीसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, अगर हम इसको एबीसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, तो एबीसी कंपनी के लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगी। क्या होगी? ये सेल्स रिटर्न होगी। तो एबीसी कंपनी जिसने सामान बेचा है, मान लो आप एक कंपनी हो, आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा और अब उस कस्टमर ने सामान वापस कर दिया आपको, तो अब आप उसको एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके दोगे और बोलोगे कि यस, हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब कस्टमर जो था, आपने उससे पैसे लेने थे, तो वो आपका डेटर था। तो डेटर मींस डेबिट हुआ था, और अब आपने उस डेटर को क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब अब आपने बोला कि यस, हमने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जो हमें सामान दिया, हमने उसको वापस कर लिया, और आप बदले में एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके उसको दोगे। अपने बायर को इन्फॉर्म करोगे कि भाई हमने एक क्रेडिट आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं किया, डेबिट की बजाय क्रेडिट कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। चलो, देखो, मशीनरी एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट क्या होते हैं? सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट 4। 4 एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी रियल अकाउंट होती हैं। कौन सी चार एसेट? बैंक हो गया,
डेटर्स हो गए हमारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए हमारे, एंड फोर्थ विल बी एक्रूड इनकम। इन चारों को छोड़कर बाकी सारे हमारे पास क्या होती हैं, रियल अकाउंट होती है सारी एसेट्स। ठीक है ना। तो मशीनरी एंड बिल्डिंग आर रियल अकाउंट। एक होते हैं नॉमिनल, देखो सारे एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस और इनकम हमारी क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट होती है। तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी चीजें आती हैं या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, नॉमिनल अकाउंट की चीजें आती हैं। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर, इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स भी आती हैं, लायबिलिटी भी आती है, तो बैलेंस शीट में रियल एंड पर्सनल दोनों चीजें आती हैं, नॉमिनल चीजें उसमें नहीं आती। और पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, सारी की सारी लायबिलिटीज आएंगी, ऑल लायबिलिटीज आर कम अंडर पर्सनल अकाउंट। एंड जो ये चार चीजें बची है ना हमारी, बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, ये चारों चीजें भी हमारी कहां आएंगी, ये चारों चीजें भी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएंगी, क्योंकि ये ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती। चलो, तो डैश इज कंसीडर एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है ना, या इसको मेन बुक भी बोलते हैं, प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। चलो, तो डैश इज द कंसीडर एज द बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक और बुक ऑफ, देखो प्रिंसिपल बुक और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। देखो जो ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, वो होती है जर्नल। लेकिन जो प्रिंसिपल बुक, मेन बुक कौन सी है आपकी, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कौन सी है, वो है आपका लेजर। तो लेजर इज योर प्रिंसिपल बुक, क्योंकि इसके अंदर ही आप सारी चीजें रिकॉर्ड करते हो, इसके बाद उसको कहीं नहीं रिकॉर्ड करना। और फाइनल एंट्री आपकी लेजर के अंदर ही हुई। ठीक है ना। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल पर्पस और अ सब्सिडरी बुक। देखो सब्सिडरी बुक्स कौन सी बुक्स होती हैं, ये ऑल्टरनेटिव होता है किसका, जर्नल का। इस चीज को याद रखना है, किसका ऑल्टरनेटिव है, जर्नल का है। तो इसीलिए इसको ओरिजिनल बुक्स भी बोल देते हैं हम, ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है ना। तो सब्सिडरी बुक किसका ऑल्टरनेटिव है, जर्नल का ऑल्टरनेटिव है। तो सब्सिडरी बुक के अंदर कौन सी बुक्स आती हैं, कैश बुक आती है डबल कॉलम, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, सेल्स रिटर्न बुक आती है। ठीक है ना। जर्नल प्रॉपर आता है लेकिन जर्नल नहीं आता। तो कौन सी सब्सिडरी बुक में आती है, कैश बुक आ गई, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर और कैश बुक। तो बेसिकली इसमें 6 बुक्स आती हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल का तो ये ऑल्टरनेटिव ही है, सब्सिडरी बुक्स आर द ऑल्टरनेटिव ऑफ जर्नल, नॉट लेजर। चलो, डैश बुक इज द बुक विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ स्मॉल कैश एक्सपेंसेस। देखो छोटे छोटे खर्चों के लिए किस बुक्स को यूज करते हैं हम, इट इज कॉल्ड अ पेटी कैश बुक। इसको पेटी कैश बुक, ये एक सेपरेट बुक होती है जो हेड कैशियर द्वारा बना दी जाती है, जिसमें छोटे छोटे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। चलो, बैलेंस इन अ पेटी कैश बुक। देखो जो बैलेंस पेटी कैश बुक के अंदर बच गया, मान लो पेटी कैश बुक के अंदर 10,000 रुपए थे, जिसमें से 6,000 के छोटे छोटे खर्चे हो गए और बचा कितना, 4,000 रुपए। तो ये जो बैलेंस बचा है क्या है, क्या ये एक्सपेंस है, नहीं। क्या ये इनकम है, नहीं। तो इट इज योर एसेट, इट इज योर एसेट। क्या है ये आपकी एसेट है। द सिस्टम इन विच minimum fixed amount is maintained in a petty cash book and reimbursement is done by a head cashier when that amount is reduced is called impressed system। देखो impressed system क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि भाई मिनिमम आपको पेटी कैश बुक के अंदर एक अमाउंट रखनी ही रखनी है। फॉर एग्जांपल कि मिनिमम आपको 10,000 रुपए पेटी कैश बुक के अंदर मेंटेन करके रखने ही रखने हैं। और जैसे ही आपने खर्चे किए, मान लो आपने 5,000 या 6,000 के खर्चे कर दिए, तो अगले महीने या अगले दिन या जितने दिन की भी पेटी कैश बुक बन रही है, अगले दिन आपके पास इतना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो जो भी आपके पास कम होगा ना पैसा, वो आपका हेड कैशियर क्या कर देगा, रीइंबर्स कर देगा, दोबारा डाल देगा। मान लो 10,000 आपके पास पेटी कैश था, बैलेंस पड़ा था आपके कैश में, 6,000 आपके खर्चे हो गए, तो आपके पास कितना बचा, 4,000 बचा। तो आप कितना रीइंबर्स करवाओगे ताकि आप इंप्रेस्ट को मेंटेन करो। देखो आपकी इंप्रेस्ट कितने की थी, 10,000, मतलब 10,000 रुपए आपके पास होना चाहिए था। तो हम उसके अंदर 6,000 रुपए और इंप्रेस करवाएंगे ताकि हमारा इंप्रेस सिस्टम मेंटेन रहे। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैलरी अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ व्हाट काइंड ऑफ एंट्री। देखो सैलरी अकाउंट पता है हमें क्या होता है, सैलरी हमारे खर्चे होते हैं।
ठीक है ना। इसका क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर बनने के बाद इसको, इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस के बाद ना इसकी जगह सिर्फ एक जगह पर जाके ये क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये क्लोज आता है, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, कि भाई सैलरी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने के बाद उसके बाद ये एंट्री कहीं भी शो नहीं होती, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज भी बोलते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या, जब आप सारी की सारी आपकी नॉमिनल अकाउंट्स को आप ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब ट्रांसफर कर दोगे ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया और उसमें हमने क्या डाल दिया, टू सैलरी डाल दिया, तो इसके बाद क्या सैलरी कहीं आएगा, देखो लेजर के बाद भी सैलरी ने ट्रायल बैलेंस में जाना था, ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें पोस्ट हो गया, क्या इसके बाद जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कौन सी एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डैश इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज शोन बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। कौन सी स्टेटमेंट होती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो ये बीआरएस स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे पास कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस होता है और जो हमारी पासबुक बैंक हमारा मेंटेन कर रहा है पासबुक, ठीक है, दोनों हमारे पास ही होती हैं, लेकिन पासबुक बैंक अपडेट करता है और कैश बुक का बैंक कॉलम वो हम करते हैं मेंटेन। कई बार इनके बैलेंसेस मैच नहीं करते, तो वो बैलेंस क्यों मैच नहीं किए, ठीक है ना, वो क्या डिफरेंसेस थे, देखो गलती हमने ठीक नहीं करनी है, हमने सिर्फ वो बैलेंस मैच क्यों नहीं किए उसको पता करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा, बैंकर तो करेगा नहीं, ना क्रेडिटर करेगा, ना सप्लायर, तो अकाउंट होल्डर ना बैंक। डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, तो क्यों होती है भाई, क्योंकि एसेट्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया। एक होता है ऑब्सोलेंस, देखो ऑब्सोलेंस मतलब क्या हो गया, मान लो कि कोई एसेट्स थी जिसकी वैल्यू हमें पता है कि भाई 10 साल बाद ये चीज पुरानी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस, जिसको बोलते हैं जो चीजें हमें पता होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, कि इतना 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ऑल ऑफ दिस। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होती है, जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है या तो उसके यूसेज की वजह से, या उसका टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है उस एसेट को पड़े हुए, या ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा चीज होगी जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता था, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डैश refers to writing off the cost of intangible assets like patent, copyrights, franchisee, goodwill which have utility for a specific period of time। देखो जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं amortization, ठीक है ना, तो ये क्या, इसका आंसर क्या है, amortization। लेकिन जब हम फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिप्लीशन, एंड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, गुडविल, उनके ऊपर amortization। चलो देखो, डेप्रिसिएशन बीइंग अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉन कैश एक्सपेंस इज डेबिटेड टू इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखो डेप्रिसिएशन क्या है, चार्ज, देखो चार्ज मतलब क्या है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट आपको कंपलसरी है, आपको मतलब उसको चार्ज करना ही करना है, प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, कंपलसरी है आपके। तो यस, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब उसको चार्ज आपको प्रॉफिट कम करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको दिखाना ही पड़ेगा। एंड क्या वो कैश एक्सपेंस है, नहीं, सोच के देखो, फिक्स एसेट की वैल्यू सिर्फ हम अपनी बुक्स में कम कर रहे हैं, हमारा कैश तो कम नहीं हुआ ना, तो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यस इट इज अ ट्रू। चलो, इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट विल बिकम नील आफ्टर कंप्लीट्स इज यूजफुल लाइफ। तो देखो ये कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब क्या होता है, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। तो मान लो अगर एक मशीनरी है 1 लाख की और इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगनी है, यानी कितनी, 10,000 रुपए, तो 10 साल के बाद हर साल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो हर साल इसमें 10,000 माइनस होंगे, तो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर, देखो एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस के ऊपर हमने वो एसेट खरीदी होती, ठीक है, लाइक 1 लाख की खरीदी थी,
तो दैट इज द कॉस्ट प्राइस, और हर साल उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रह रहे हैं। और एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? देखो, पहले साल आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 10,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, कितने की रहेगी वो? 90,000 की रहेगी। तो ये 90,000 उसकी क्या है? बुक वैल्यू है। और अगले साल 9,000 हमने फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करी, इस बुक वैल्यू के ऊपर, नॉट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, 90,000 के ऊपर लगाई। तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब हम बुक वैल्यू के ऊपर, बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आज की डेट में शो हो रही है, तो कितना रह गया? 81,000। तो अगले साल की बुक वैल्यू क्या बनी? 81,000। ठीक है ना? तो देखो, क्या इससे कभी वैल्यू जीरो हो पाएगी? नहीं। हर साल इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर लगती जा रही है, धीरे धीरे लगती जाएगी, लेकिन कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। तो अंडर डैश मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू। तो हमने पढ़ लिया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही बुक वैल्यू पे चार्ज होती है। देखो, द अमाउंट सेट असाइड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नोन लायबिलिटी, the amount of which cannot be ascertained with reasonable accuracy is known as provision। देखो, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन, हमें पता है कि कल फ्यूचर में हमें लॉस होगा, हमें उसके बारे में प्रॉपर जानकारी है, लेकिन कितनी अमाउंट का होगा इसके बारे में कंफर्मिटी नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो इसलिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं। और ये किस कंसेप्ट की वजह से? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल की वजह से हम इस प्रोविजन को मेंटेन करके रखते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्योंकि हमें पता है कि भाई कुछ ना कुछ डेट्स डाउट होंगे, मतलब कुछ ना कुछ डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, या डेप्रिसिएशन फ्यूचर में एसेट के ऊपर लगेगी, लेकिन कितनी लगेगी, इसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है ना? और प्रोविजन लगाना जरूरी है क्योंकि प्रूडेंस ने बोला। और ये क्या है? देखो, क्या ये आपके पास जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी है। तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चार्ज, मतलब कंपल्सरी है, आपको प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको माइनस करना ही करना पड़ेगा। कोई भी आपका ये नहीं है कि आपको अगर नहीं होता तो आप इसको ना माइनस करो, करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में वो एक्सपेंस होगा ही होगा। देखो, एक होते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है? रिजर्व इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप उसमें से कुछ पैसा साइड पर निकाल कर रख दो। किसके रूप में? रिजर्व के रूप में। तो रिजर्व वो पैसा होता है जब आप कुछ पैसे को साइड पे निकाल के रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, देखो आपको वो लायबिलिटी नोन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हुई तो आप उसमें से वो पैसा निकाल सकते हो। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट, अगर आपके पास प्रॉफिट बचा तो उसमें से निकाल लेंगे। तो मान लो अगर आपके पास लॉस हुआ, तो क्या आप लॉस में से रिजर्व निकाल सकते हो? नहीं। लेकिन अगर आप लॉस हुआ आपको, तो आपको प्रोविजन तो फिर भी देनी ही देनी पड़ेगी, आपका लॉस और बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज अ चार्ज। चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट की देना ही देना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो देखो, डैश आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द। क्या होती है एप्रोप्रिएशन? क्या होती है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट? रिजर्व, मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम निकाल कर साइड पे रख लेते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जो चीज होनी है, अगर कुछ हुआ, हमें पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन अगर कुछ हुआ तो कल को हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज ना करना पड़े, उसमें से कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो कंपल्सरी होगा ही होगा, लेकिन कितना होगा इसके बारे में नहीं पता। एक होता है कॉन्टेंजेंसी फंड। देखो, ये होता है, ये फंड बनाया जाता है और ये बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, ये फुट नोट के अंदर शो किया जाता है, जो डिपेंड करता है कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो, डैश आर क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट which arise out of the normal operating activity of the business and otherwise freely available for distribution as dividend। देखो, ये जर्नल रिजर्व की टाइप है। 4 टाइप के रिजर्व्स होते हैं, एक जर्नल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर है हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व। देखो, रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व्स होते हैं जो हम अपने प्रॉफिट से निकाल कर रखते हैं साइड पर, क्योंकि कल को फ्यूचर के अंदर कोई भी कंटेंजेंसी होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसमें से निकालने नहीं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा, उसको, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट के हिस्से के लिए भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन एक होते हैं हमारे पास कैपिटल रिजर्व। देखो, ये कौन से रिजर्व होते हैं? ये वो रिजर्व होते हैं जो बेसिकली हमें कोई मशीनरी बेची है, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ है तब आया हो, या कोई शेयर्स इशू करे हैं उससे कुछ पैसा, या प्रीमियम मिला है कोई डिबेंचर इशू करके, ये हम अपने प्रॉफिट से नहीं निकालते। ये हमारे पास नॉर्मली ऐसी चीजों से आता है, लाइक मशीनरी से आ गया, कोई शेयर इशू करके उससे एक्स्ट्रा पैसा आ गया, ठीक है ना? तो वो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल रिजर्व।
कोई बिल्डिंग बेचकर कुछ पैसा बच गया, ठीक है ना, तो क्या हम इसको डिविडेंड क्या लोगों में बांटेंगे? डिविडेंड मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स बांटना। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, कंपनी उस प्रॉफिट को बांटती है अपने इन्वेस्टर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ डिविडेंड। क्या कंपनी कैपिटल रिजर्व में से पैसा निकाल सकती है? नहीं। बिल्डिंग बेचकर जो आपके पास पैसा है, क्या आप उसको प्रॉफिट समझ रहे हो? नहीं। तो डिविडेंड इज मींस प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट को किस में से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? रेवेन्यू रिजर्व के अंदर से, ठीक है ना। तो कैपिटल रिजर्व में से क्या प्रॉफिट निकलता है? नहीं निकलता है। देखो, एक होता है जनरल रिजर्व जो हम नॉर्मली बनाते हैं नॉर्मल खर्चों के लिए फ्यूचर के अंदर, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड कि कल को वर्कर को कोई चोट लग जाती है उसके लिए, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कल को इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाए उसको कम, उसके अगर नुकसान को भरपाई हम स्पेसिफिक रिजर्व से कर सकते हैं। लेकिन जनरल रिजर्व एक नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए बनाया जाता है। और रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट में से निकाल के बनाया जाता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व अगर कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी या कोई शेयर्स बेचकर या कोई ऐसा प्रीमियम आया उससे जो पैसा इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। वो हमने प्रॉफिट से नहीं निकाला है। तो अगर वो प्रॉफिट से नहीं निकाला गया तो वो डिविडेंड के रूप में भी बांटा नहीं जाएगा। देखो, रिजर्व विद अ चार्ज नहीं। रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। देखो, ट्रायल बैलेंस क्या है? क्या अकाउंट है? नहीं। क्या लेजर है? नहीं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। चलो, which of the following statement is true about the trial balance? देखो, ट्रायल बैलेंस is prepared with the help of all accounts and cash book. Yes, सभी अकाउंट की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस is prepared only at the end of financial और कैलेंडर ईयर। देखो, नहीं, ये चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर के एंड में बनाया जाए। ये तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो जिस हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं उस हिसाब से बनाया जा सकता है। और इट इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। नहीं, ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? इसमें हमें लगता है कि इसमें डेबिट क्रेडिट आता है। देखो, सोच के देखो, जो चीजें आप ट्रायल बैलेंस में डालते हो वो एक ही जगह जाती है ना, ये तो डेबिट में या क्रेडिट में, उसके दो इफेक्ट तो नहीं होते ना। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Ledger is a part of double entry system. Journal is a part of double entry system, but trial balance is not a part of double entry system. चलो, which of the following error affect trial balance? कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा एरर होता है? जब हम अपने प्रिंसिपल को गलत फॉलो करते हैं। मान लो हमने गुड्स परचेज की तो हमें पता है कि हम उसको परचेज अकाउंट में डालते हैं, लेकिन गलती से गुड्स अकाउंट में डाल दी। या कोई भी हमने मशीनरी को यूज करने से पहले खर्चा किया है तो उसको हमें पता है मशीनरी में डालते हैं, लेकिन सेपरेट एक्सपेंस में डाल दिया। तो ये सारे कौन से होते हैं? जब हम अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। लेकिन क्या ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर एरर डज अफेक्ट करता है? नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है। कंपनसेटिंग एरर करता है? नहीं। कंप्लीट ओमिशन करता है? नहीं। तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल मतलब जब एक एंट्री डाल दी, दूसरी एंट्री नहीं डाली। फॉर एग्जांपल, गुड्स हमने राम को बेचे, तो राम को तो डेबिट कर दिया लेकिन सेल को क्रेडिट नहीं किया। दैट इज अ पार्शियल ओमिशन, जिससे ट्रायल बैलेंस की एक जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जब दोनों एंट्री डेबिट क्रेडिट ही ना डाला गया हो तब ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, या डेबिट क्रेडिट डाला गया हो, गलत डाला गया हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उतने से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन जब एक अकाउंट में गलती हो दूसरे में ना हो, तब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। ठीक है ना। चलो, एरर इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर। देखो, कौन से एरर? देखो, हमें पता है कि 4 टाइप के एरर होते हैं हमारे। पहले तो ये देखो, एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हम एंट्री ही डालना भूल जाते हैं। तो ये आगे 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो पार्शियल एरर होता है जिसमें एक साइड डाल दी, दूसरी साइड नहीं डाली। ठीक है। एक होता है कंप्लीट ओमिशन। देखो, जो पार्शियल ओमिशन होता है, जब एक एंट्री डाल दी दूसरी नहीं डाल दी, उससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अफेक्ट होता है, क्योंकि एक एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी को रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारा जनरल लेजर बिगड़ गया। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है? कंप्लीट ओमिशन होता है, पूरी की पूरी एंट्री नहीं डाली, तो क्या उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। दूसरा कौन सा होता है एरर हमारे पास? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, गुड्स अकाउंट में डाल देते हैं कई बार, या मशीनरी को परचेज किया है, परचेज अकाउंट में डाल दिया। ठीक है ना। तो ऐसे प्रिंसिपल, तो इसमें क्या हुआ? एंट्री डालते हैं लेकिन पोस्टिंग गलत कर देते हैं। तो क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों ही गलत किए हैं। एक होता है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। देखो, कमीशन एरर क्या होता है? जिसमें हम रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है ना। तो इनमें से भी कुछ चीजें इफेक्ट करती है, कुछ चीजें नहीं करती। और एक होता है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर, जिसमें मान लो एक राम को डेबिट कर दिया गलती से और शाम को क्रेडिट भी कर दिया गलती से, तो क्या इसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया? नहीं किया। और इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेटिंग एरर, कि जब एक एरर दूसरे को क्या कर दे? नल एंड फाइड कर दे। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है
कि वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो कौन सा एरर है? नाम से पता चल रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि मशीनरी को इंस्टॉल करने के पहले जो भी खर्चे होते हैं वो मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेबिट होंगे, लेकिन इन्होंने गलती से वेजेस अकाउंट में कर दिया, तो इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलो, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? देखो, एरर ऑफ कमीशन में 4 तरीके के एरर आते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आता है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम रिकॉर्डिंग गलत करते हैं, मतलब राम को 10,000 की सेल हुई है लेकिन गलती से 1000 की सेल कर दिया, 800 की सेल लिख दिया, अमाउंट के अंदर गलती लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एक होता है एरर ऑफ कॉस्टिंग। कास्टिंग मतलब होता है कि टोटलिंग गलत कर देते हैं हम, कहीं कि सेल्स बुक थी उसको 10,000 की बजाय 1,000 कर दिया, ठीक है, या परचेज बुक थी उसको 20,000 की बजाय 2,000 डाल दिया या 40,000 डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कास्टिंग। एक होता है एरर ऑफ पोस्टिंग, मतलब कि हमने अमाउंट तो सही डाली है लेकिन किसी गलत अकाउंट में डाल दिया। राम को सेल करी थी, श्याम के अकाउंट में डाल दी, मोहन के अकाउंट में डाल दी, ठीक है ना। तो ये तीनों एरर कौन से? एरर ऑफ कमीशन है। लेकिन पार्शियल एरर, ये तो आपको पता है, पार्शियल ओमिशन, ठीक है, ये एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट है। चलो देखो, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये किस तरह का खर्चा है? देखो, हमें देखने से लगता है कि ये तो छोटा मोटा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन नहीं, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि क्या ये हर रोज पे करेंगे? नहीं, कभी कभी पे करेंगे और मशीनरी के ऊपर पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द होल ईयर, नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और जो बैलेंस शीट होती है ना हमारी, वो क्या होती है? वो होती है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। तो जैसे भी बोलते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, तो बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट, मतलब की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड का, जिसमें 12 महीने, 13 महीने, 15 महीने का पीरियड होता है। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट को फॉर द ईयर बोलते हैं और बैलेंस शीट को एज ऑन करते हैं। चलो देखो, बैलेंस शीट कंटेन ओनली द बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। यस, बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल जिसमें सारी लायबिलिटीज और रियल जिसमें सारी एसेट्स आती हैं, इट इज अ ट्रू। देखो, बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड, बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन द बैलेंस शीट। देखो, एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्शलिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम कुछ चीजों को, कुछ एसेट्स को या कुछ लायबिलिटी को एक ग्रुप में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। देखो, मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम एक ऑर्डर में एसेट्स को लिखते हैं, तो ये 2 टाइप की होती है बेसिकली। एक तो परमानेंस के हिसाब से लिखते हैं एसेट्स को या लायबिलिटी को, और एक लिक्विडिटी के हिसाब से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जो एसेट्स परमानेंट है वो सबसे पहले आएंगी, और जो जितनी ज्यादा परमानेंट नहीं होंगी वो नीचे नीचे जाती आएंगी, चाहे एसेट्स है चाहे लायबिलिटी है। इसमें एग्जांपल दूं आपको कि मशीनरी या बिल्डिंग, ये सबसे पहले आएंगी, और कैश वगैरह हो गया वो सबसे आखिर में आएगा। लेकिन लिक्विडिटी मतलब वो एसेट्स जो सबसे ज्यादा लिक्विड हो सकती है, इमीडिएटली लिक्विड हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा? कैश, बैंक, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या आएंगी? पहले आएंगी, और मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब क्या आएंगी? लास्ट के अंदर आएंगी। ऐसे ही सेम लायबिलिटी के अंदर परमानेंस के हिसाब से बात करें तो कैपिटल से शुरू करेंगे और एंड में क्रेडिटर्स के पास जाएंगे। लेकिन अगर लिक्विडिटी के हिसाब से देखें कि कैश किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्रेडिटर्स से शुरू करके कैपिटल के अंदर खत्म करें। चलो, इन बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी अरेंज, तो हमें पता है मार्शलिंग कैसे होती है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से भी होती है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो आंसर विल बी बोथ। देखो, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो, एक होती है परचेज, ग्रॉस परचेज। ग्रॉस परचेज मतलब क्या होता है? नेट परचेज और परचेज रिटर्न इसके अंदर क्या होती है? इंक्लूड होती है। मतलब टोटल हमने कितना परचेज किया, उसमें से हम कुछ माइनस कर देंगे, जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, तो हमारे पास क्या बचता है? नेट परचेज। एक होती है एडजस्टेड परचेज, यानी कि वो परचेज जिसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हमने कर लिया। तो जब भी एडजस्टेड परचेज हमारे पास क्वेश्चन में आती है, हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना। चलो, तो ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके क्लास 11th की अकाउंटेंसी में आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इसको, इन चीजों को अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू।